मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटीज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटीज। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटीज। अब ये हम लोग कल या कंडक्टिविटी में देखे थे कि एक टर्म था कंडक्टेंस, दूसरा टर्म था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तीसरा टर्म था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और चौथा टर्म था क्या, मोलर कंडक्टिविटी। अब इन सारे का डिटर्मिनेशन हम लोग देखेंगे। कल हमने ये देखा था कि एक टर्म यूज किए थे जिसको नाम दिए थे कंडक्टेंस। एक टर्म यूज किए थे कंडक्टेंस। तो सबसे पहले कंडक्टेंस के बारे में ये देखे थे कि कंडक्टेंस ये रेसिस्टेंस का उल्टा होता था। तो कंडक्टेंस बराबर हो जाता था 1 अपॉन रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस या प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस होता था। तो अब हम लोग कंडक्टेंस का भी मेजरमेंट करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज का भी मेजरमेंट करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज का भी मेजरमेंट करेंगे और साथ साथ मोलर कंडक्टिविटीज का भी मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखते हैं कि आखिर इसका मेजरमेंट हम लोग किस प्रकार से करते हैं। हमने एक रिलेशन देखा था, याद कीजिए, कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज ये बराबर होता था किसके, ये बराबर होता था कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट होता था किसके बराबर, L/A के बराबर। यहाँ L इंडिकेट करता था डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड और A इंडिकेट करता था किस चीज को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लीजिए हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज या फिर इसको हम लोग सिंपल ये भी कहे थे, याद कीजिए, कंडक्टिविटीज। तो कंडक्टिविटीज का भी अगर डिटर्मिनेशन करेंगे तो पहले क्या करते हैं कि पहले कंडक्टेंस का मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद सेल कांस्टेंट का मेजरमेंट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हो जाएगा। तो कंडक्टेंस का मेजरमेंट हम कर लेंगे, सेल कांस्टेंट का मेजरमेंट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज का मेजरमेंट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए आवश्यक है कि कंडक्टेंस का भी मेजरमेंट कर लें। तो इस तरह से हम कंडक्टेंस का भी मेजरमेंट कर लेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज का भी मेजरमेंट कर लेंगे। जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कर लेंगे तो हमने कल ये भी देखा था, याद कीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बराबर होता था किसके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बटा क्या होता था, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये होता था नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा देखे थे, याद करो, कि मोलर कंडक्टिविटीज ये भी बराबर होता था किसके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 और डिवाइड करते थे किससे, ये मोलारिटी से डिवाइड करते थे। तो जब हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान मेजरमेंट कर लेंगे तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसके स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, ये हमको नॉर्मलिटी में भी प्राप्त रहता है और अगर नॉर्मलिटी में प्राप्त रहे तो हम मोलारिटी में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कर लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की सहायता से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी मान कर सकते हैं और मोलर कंडक्टिविटी का भी मान इस रिलेशन से हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेजरमेंट होगा क्या, सबसे पहला काम करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। सबसे पहला काम करते हैं
कि कंडक्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। अभी हमने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, और ये रेसिस्टेंस क्यों होते थे? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, ये इंटरैक्शन इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को अपोज करते थे, और जिसके कारण इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कुछ न कुछ रेसिस्टेंस हो जाते थे। हमने ये भी देखा था कि जिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस अधिक होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा, यानी उससे कम इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर प्रवाहित होंगे। तो हम लोग ये जानते थे, हमने प्रारंभ में भी ये कहा था कि कंडक्टेंस ये बराबर होता है किसके? 1 रेसिस्टेंस के बराबर होता है, रेसिस्टेंस के बराबर होगा, या ये कहो कि रेसिस्टेंस का उल्टा होगा। तो हम लोग करते हैं क्या कि कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए पहले जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के रेसिस्टेंस का मान ज्ञात कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, हमको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के रेसिस्टेंस के मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जो सिद्धांत यूज करते थे वो सिद्धांत कहलाता था व्हीट-स्टोन ब्रिज मेथड, व्हीट-स्टोन ब्रिज मेथड। इसके सहायता से हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो व्हीट-स्टोन ब्रिज ये इस सिद्धांत पर, या ये कहो कि इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसमें ये देखिए 4 जो होंगे ये आर्म्स होते हैं, ये दूसरा आर्म्स हुआ, ये हमारा क्या हो गया? तीसरा आर्म्स होगा, ये हमारा चौथा आर्म्स होगा, ये हो गया हमारा ए, इसको इंडिकेट करो, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया हमारा क्या? R1, ये हो गया R2। जहाँ R1 रेसिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है, ये जो होंगे ये वेरिएबल होंगे। ये रेसिस्टेंस बॉक्स से R1 रेसिस्टेंस को हम बदल सकते हैं। R2 जो होगा ये हमारा कहलाता है क्या? अननोन रेसिस्टेंस कहलाते हैं। R2 जो होगा ये कहलाएगा हमारा अननोन रेसिस्टेंस कहलाएगा, और ये आपका R3 और R4 ये हमारा कांस्टेंट होगा। अब इसको हम लोग इस तरह से, ये हो गया कुंजी, और इसको हम लोग इस तरह से बैटरी से अब क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर हम लोग इंडिकेट या गैल्वेनोमीटर हम लोग लगा देते हैं। ये हमारा व्हीट-स्टोन ब्रिज हो गया। अब यह है कि व्हीट-स्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? R1 हमारा हो गया क्या? वेरिएबल रेसिस्टेंस। R2 हमारा हो गया क्या? अननोन रेसिस्टेंस। R3 और R4 जो होंगे ये कांस्टेंट होंगे। जब ये नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट पर आएगा तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और वो पॉइंट कहलाता है क्या? नल पॉइंट कहलाता है। ये कहलाते हैं क्या? नल पॉइंट कहलाते हैं। और नल पॉइंट के स्थिति में R1 बटा R2 इक्वल टू होते हैं किसके बराबर? R3 अपॉन R4 के बराबर। और इस तरह से ये हम लोग अगर मान लो R1, R3, R4 का मान ज्ञात हो तो हम R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बराबर होगा R1 R4 बटा R3। अब ये R2 का मान ज्ञात कर लेंगे, और यही R2 रेसिस्टेंस होगा किसका? अननोन, या ये कहिए कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस होगा। और इसका उल्टा कर देते हैं तो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस का मान हम ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि ये व्हीट-स्टोन ब्रिज में
अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो इसमें हमको कुछ कठिनाइयां सामने आएंगी। हमने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा कि इसमें 4 क्या थे, ये आर्म्स थे। एक था रेसिस्टेंस R1, दूसरा था R2, तीसरा था R3 और चौथा था R4। R2 हमारा अननोन रेसिस्टेंस होता है। अगर मान लो रेसिस्टेंस हमारा कंडक्टर हो, कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्ञात करना हो, या फिर जो होगा कोई सॉलिड कंडक्टर हो जिसका हमको रेसिस्टेंस ज्ञात करना हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से R2 के जगह पर फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या लिक्विड का रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो हम उसको R2 के जगह पर फिक्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहला देखिए जो दिक्कत आ रहा था वो क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन cannot connect as metallic conductor सॉल्यूशन जो थे ये मेटालिक कंडक्टर के तरह यूज नहीं हो रहे थे, तो ये परेशानी हो रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि हम लोग इसके लिए क्या करते थे, एक टर्म यूज करते हैं या एक सेल यूज करते हैं। ये होता है क्या, ये करते हैं कंडक्टिविटी सेल का उपयोग करते हैं। अब देखो कंडक्टिविटी सेल ये होता है कि ये पायरेक्स ग्लास का बना हुआ, मान लो ये कोई कंटेनर है। अब इस कंटेनर में ये देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक। अब इस सॉल्यूशन में हम ये करते हैं 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ये हमारा 2 क्या हो गया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया। ये एक कंडक्टिविटी सेल का रिप्रेजेंटेशन हम बता रहे हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं। ये हो गया, अब ये एक इंड हो गया, ये दूसरा इंड हो गया। ये आपका होता है क्या, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक। ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी, ये हो जाएंगे कंडक्टिविटी सेल। अब इस 2 टर्मिनल को R2 के जगह पर हम रख देते हैं और ये जो सॉल्यूशन था ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। ये एक कंडक्टिविटी सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये कंडक्टिविटी सेल अलग अलग तरह के हो सकते हैं और इसको हम R2 रेसिस्टेंस के जगह क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन कैनॉट कनेक्ट एज मेटालिक कंडक्टर, तो सीधा ये कहेंगे कि उस स्थिति में हम लोग कंडक्टिविटी सेल का उपयोग करते हैं। कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल देंगे और इसके दोनों टर्मिनल को हम जोड़ देंगे। अब दूसरा दिक्कत ये होता है कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से हमको डायरेक्ट करंट या डीसी करंट फ्लो करते हैं। तो डीसी करंट या ये कहो कि ये होता है कि डायरेक्ट करंट causes इलेक्ट्रोलिसिस। अब जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ोगे, बैटरी क्या करेगा, डायरेक्ट ये हमको क्या देगा, डायरेक्ट करंट देगा। अब जैसे इसको हमने जोड़ा था तो एक कैथोड हो जाएगा और दूसरा एनोड हो जाएगा और इसमें अगर डायरेक्ट करंट हम लोग प्रवाहित करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। और जब इस इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अराउंड इसका कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो जब इसके कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो जाएगा तो नेचुरल है कि इसकी रेसिस्टेंस या इसका रेसिस्टेंस भी परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको किस तरह से जो होगा ये दूर किया गया, तो इसके दूर करने के लिए क्या किया गया कि अब डीसी नहीं बल्कि क्या करते हैं, अल्टरनेट
करंट विल यूज्ड, अल्टरनेट करंट जो होगा ये यूज करते हैं और इसका यूज करते हैं जिसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है 550 से लेकर 5000 साइकिल पर सेकेंड होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो अल्टरनेट करंट इलेक्ट्रोलिसिस को क्या करेगा, उस स्थिति में इलेक्ट्रोलिसिस लगभग नहीं होता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और इस चीज को नाम देते हो क्या, यही कहलाता है तुम्हारा पोलराइजेशन इफेक्ट कहते हैं और इसी को नाम देते हैं क्या, पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा ये होता है कि पोलराइजेशन इफेक्ट और एक और काम ये करते हैं कि ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है इस पे क्या करते हैं, प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग कर देते हैं। ये करते हैं क्या, प्लैटिनम ब्लैक इज कोटेड ऑन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और इस तरह से प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगभग इनर्ट हो जाते हैं और इस पोलराइजेशन इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ओवरकम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। तीसरा दिक्कत फिर ये होने लगा कि डायरेक्ट करंट के जगह हमने अल्टरनेट करंट का यूज कर लिया, तो तीसरा दिक्कत ये होने लगा कि एसी करंट, ये कह सकते हो कि विथ एसी करंट या अल्टरनेट करंट, ये जो सिंपल गैल्वेनोमीटर हम यूज करते थे, ये गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट को डिटेक्ट करने में कामयाब नहीं होता था या सिंपल गैल्वेनोमीटर के सहायता से हम नल पॉइंट को इंडिकेट नहीं कर सकते। तो जब नल पॉइंट को इंडिकेट नहीं करोगे तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये वर्क नहीं करेगा। तो ये कह सकते थे, ये दिक्कत आया कि विथ एसी करंट ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर does not detect नल पॉइंट, ये जो होंगे ये नल पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। अब इसको किस तरह से दूर किया गया, तो इसको इस तरह से दूर किया गया कि गैल्वेनोमीटर इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, किससे, ईयरफोन के से कर देते हैं जो डिटेक्टर के तरह कार्य करता है। तो ये यूज करते हैं कि ये कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर इज replaced by earphone which is used as डिटेक्टर इसको कहते हैं, यही ईयरफोन नल पॉइंट को डिटेक्ट करेगा। और इस तरह से हम लोग इस 3 मॉडिफिकेशन के सहायता से अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का हम रेसिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं और इस रेसिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए जो हम लोग एपरेटस यूज करते हैं उस एपरेटस का नाम होता है क्या, मीटर ब्रिज कहते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। जिस एपरेटस से हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं वो एपरेटस कहलाता है क्या हमारा, वो एपरेटस कहलाता है मीटर ब्रिज कहलाता है। देखिए मीटर ब्रिज को, इसके एपरेटस को देखो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये कोई बहुत अच्छा फिगर तो नहीं होगा लेकिन फिर भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। देखिए इस तरह से मीटर ब्रिज जो होते हैं ये आपको वुड या लकड़ी के बने हुए एक यंत्र होते हैं या ये कहो कि ये एक डिवाइस होता है। ये जो पॉइंट हम इंडिकेट कर रहे हैं इस पॉइंट पर ये एक नॉब टाइप से बना होता है जिससे हम लोग कनेक्टिंग वायर को जोड़ते हैं।
जिससे हम लोग कनेक्टिंग वायर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये पॉइंट हमारा ए होता है। अब देखिए यहां पर ये हो गया आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस, ये हमने जोड़ दिया क्या, आर, जिसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में R1 से इंडिकेट किया था। और ये हमारा रेसिस्टेंस क्या है, ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यहां हम ये एक करते हैं क्या, कंडक्टिविटी सेल बना देते हैं। और ये कंडक्टिविटी सेल, ये देखिए इसी सेल में आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, जिसका हम लोग क्या करेंगे, जिसका हम लोग रेसिस्टेंस ज्ञात करेंगे। ये मान लो ये तुम्हारा कोई कंडक्टिविटी सेल हो गया, ये आपका कोई कंडक्टिविटी सेल हो गया। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल हो गया। अब देखिए ये कंडक्टिविटी सेल होगा तो इसका एक पॉइंट इससे जोड़ देते हैं और इसका जो होगा ये एक पॉइंट इससे जोड़ देते हैं। यही हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसका हम रेसिस्टेंस ज्ञात करेंगे। अब ये हो गया ए, ये हो जाएगा, इस पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं सी से। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेच्ड वायर जो होगा ये जुड़ा होता है। ये पूरा एपरेटस एक लकड़ी के बॉक्स पे जो होगा ये सेट होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर एक स्केल लगा होता है। ये स्केल क्या होगा, 1 मीटर का होता है और इसी कारण हम लोग इसको नाम देते हैं क्या, मीटर ब्रिज कहते हैं। ये जो होगा ये मीटर ब्रिज कहेंगे। अब यहाँ से एक जॉकी लगा होता है। जॉकी ये होगा कि अगर उसको हम दबाते हैं तो वो कनेक्टिंग वायर से या इस वायर से जुड़ेगा और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। इससे एक जॉकी लगा होता है और इस जॉकी से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं क्या, ये होता है आपका ईयरफोन, जिससे हम लोग क्या करेंगे, ये साउंड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये हमारा मीटर ब्रिज इसका एपरेटस या रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए ईयरफोन को हम कान में लगा लेते हैं। अब यहां जो वेरिएबल रेसिस्टेंस R होता है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस R जो था, ये रेसिस्टेंस बॉक्स से कोई सुटेबल रेसिस्टेंस हम यहां पर लगा देते। उसके बाद इस जॉकी को अलग अलग स्थानों पर इस तार से टच करते हैं और जो साउंड होता है, आवाज होता है, इसको हम ईयरफोन की सहायता से सुनते हैं। तो जिस पोजीशन पर, या ये कहिए कि इस वायर के जिस भी पोजीशन पर मिनिमम साउंड हमको प्राप्त होगा वो हमारा क्या होता है, नल पॉइंट होता है। और मान लो ये पॉइंट डी है तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा मान लीजिए नल पॉइंट हो गया और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब यहां स्थिति क्या था, ये देखिए हमने कहा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, याद करो, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ये हमारा क्या था, नल पॉइंट पर सिद्धांत था। अब देखिए ये हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको हमने रेसिस्टेंस बॉक्स से ज्ञात किया था, ये हमारा क्या हो गया, R1। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या था, अननोन, ये हो गया हमारा R2। अब बच गया आपका R3 और R4। तो अब एक तार की लंबाई हो गई क्या, A से D, और दूसरा हो जाएगा क्या आपका C से D। तो ये हम लोग पढ़े थे, रेसिस्टेंस जो होते हैं ये किसके प्रोपोर्शनेट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। तो
इस कंडक्टर का लेंथ का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, इसके रेसिस्टेंस का भी रेशियो होगा। ये हो जाएगा आपका R3 और ये हो जाएगा R4, और इस तरह से हम R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा R1 के जगह क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ R बटा सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं रेसिस्टेंस X हो गया, तो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ X। यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। अब ये रेशियो किसको लोगे, वायर रेसिस्टेंस ऑफ वायर AD, ये हो गया क्या R3, और ये होगा रेसिस्टेंस ऑफ वायर CD। चूंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको सीधा कर सकते हो लेंथ ऑफ AD बटा ये हो जाएगा क्या आपका लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CD। अब देखिए, अब ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ X, ठीक है। ये तिरछा तिरछी गुना करोगे तो रेसिस्टेंस ऑफ X ये बराबर हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस ऑफ R गुना ये हो जाएंगे लेंथ ऑफ CD बटा ये हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ AD। अब ये आ गया क्या, रेसिस्टेंस ऑफ R। अब ये करते हैं, इसका उल्टा कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, ये कंडक्टेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/R हो गया, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 बटा रेसिस्टेंस ऑफ R गुना ये उलट जाएगा, ये होगा लेंथ ऑफ AD अपॉन लेंथ ऑफ CD। और इस तरह से हम लोग कंडक्टेंस का मेजरमेंट कर लेंगे। अब दूसरा क्या था, दूसरा ये था मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट, मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट का तो एक तरीका ये होता है कि जो कंडक्टिविटी सेल होते हैं, उस कंडक्टिविटी सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रोड फिक्स होंगे तो नेचुरल है कि इनके बीच की दूरी भी फिक्स होगी, और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो होगा ये फिक्स होगा। तो ये वैल्यू तो कंडक्टिविटी सेल में भी जो होगा ये लिखा होता है कि इसके इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ये होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। एक तो तरीका है कि उससे देखकर हम सेल कांस्टेंट का मान ज्ञात कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने ये देखा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर ये होता था किसके, कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट के। तो इसके डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग करते हैं क्या कि वैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्ञात करते हैं। कंडक्टिविटी ज्ञात करने का मेथड हमारे पास है कि वैसे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी हम ज्ञात करते हैं जिसके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान नोन हो। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जैसे मान लो KCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसकी कंडक्टिविटी या ये कहो कि इसके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसका मान क्या है, एक्यूरेटली नोन है। ठीक, तो इसका मान एक्यूरेटली नोन है। अब इसी KCl सॉल्यूशन का हम लोग इसी व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से क्या करेंगे, कंडक्टिविटी का मान निकालेंगे, और इस दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा ये बता देगा। सेल कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे किसके, स्पेसिफिक
कंडक्टिविटी, इसका मान हमको पहले से ज्ञात होगा और उसी सॉल्यूशन का ये हम लोग ये होगा कंडक्टेंस, ये हो जाएगा कंडक्टेंस, तो ये उसी का हम कंडक्टेंस ज्ञात कर लेंगे और इस दोनों का मान क्या होगा, सेल कांस्टेंट के मान को बता देगा। तो इस तरह से हम कंडक्टेंस ज्ञात कर लिए और सेल कांस्टेंट का मान भी ज्ञात कर लिए। अब ये दोनों मान ज्ञात हो जाएंगे तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान आ जाएगा। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर था कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। हमने कंडक्टेंस का मान ज्ञात कर लिया, सेल कांस्टेंट का मान ज्ञात कर लिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये करेंगे क्या, जो भी वैल्यू आया था ये किसका, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का, और इस तरह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान ज्ञात कर लेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बराबर किसके होता था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये मान हमने ज्ञात कर लिया बटा 1000 अपॉन सॉल्यूशन की क्या होगी, नॉर्मलिटी। इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान आ जाएगा। और अगर नॉर्मलिटी के स्थान पर हम मोलारिटी का यूज कर लेते हैं तो फिर ये हो जाएंगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी, ये बराबर होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा मोलारिटी। और इस तरह से हम मोलर कंडक्टिविटी का भी मान ज्ञात कर लेंगे और इस कारण या इस प्रकार हम कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।